क्या आने वाले समय में जो रबी का सीजन आएगा उसमें हमारी दुश्वारियां बढ़ जाएंगी? ये युद्ध कंटिन्यू रहा तो अभी इस वॉर के चलते, इस युद्ध के चलते जो गैस की जो आपूर्ति है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी, जिसके कारण हमारे यूरिया प्लांट्स में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। 1 जनवरी को यूपी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले जितने भी सब्सिडी के बगैर उर्वरक है वो और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं बिकेंगे। उत्तर प्रदेश में ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरह के आदेश निकाल करके शायद हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। उसकी वजह से भारत के सामने क्या-क्या दुश्वारियां आ रही हैं, खास तौर पर कृषि क्षेत्र में। इस पर बात करने के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, जो जाने माने वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर सुरेश चौधरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो मौजूदा हालात है उनमें हम कैसे रिएक्ट करें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके? अभी जो मौजूदा हालात हमारे सामने हैं वो भारतीय कृषि के लिए विषय तो वो चिंता का है, क्योंकि अभी इमीडिएट भले ही प्रभावित ना हुए हों, लेकिन इस पर्टिकुलर संकट में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में हमको प्रभावित कर सकता है। अभी हमारे लिए कृषि के हिसाब से थोड़ा स्लो पीरियड है, क्योंकि समर में हमारे यहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं होता है। बहुत कम क्षेत्रों में कल्टीवेशन होता है जहाँ पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। अब हमारा जो प्रमुख सीज़न है खरीफ सीज़न, वो आने वाला है। वो मानसून के आते से ही जून से वो प्रमुख हमारा खरीफ सीज़न शुरू हो जाएगा। उस खरीफ सीज़न के लिए आवश्यकता जितने उर्वरकों की है, फिलहाल हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि हम उसका समाधान हमारे पास में है या सप्लाई हमारी हो सकती है। लेकिन फिर ये सिचुएशन आगे अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी इस वॉर के चलते, इस युद्ध के चलते जो गैस की जो आपूर्ति है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी, जिसके कारण हमारे यूरिया प्लांट्स में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो यूरिया प्लांट में जो उत्पादन प्रभावित हो सकता है वो अभी जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो रबी का सीजन आएगा उसमें हमारी दुश्वारियां बढ़ जाएंगी डॉक्टर साहब? अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहा तो ये बढ़ सकती है। भगवान करे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर ये समाप्त हो जाता है तो फिर से जैसी गैस की आपूर्ति पूरी हो जाए और जो रॉ मटेरियल्स है, रॉक फॉस्फेट जैसे इंटरमीडिएट्स में कुछ एसिड्स वगैरह आते हैं, ये सारी सप्लाई अगर बराबर अगर हो जाए तो फिर हमारा जो उर्वरक क्षेत्र है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इससे फटाफट निजात पा सकती है। डॉक्टर साहब, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे हमारे लिए उत्साह का भी विषय है कि हमने इस मर्तबा 73% जो उर्वरकों की योग्य मतलब जरूरत थी उसे अपने यहाँ ही उत्पादित किया। हाँ। तो इस अच्छे गुडी गुडी माहौल में भी चिंताएं हैं। चिंताएं तो हमेशा होगी, क्योंकि भारत के जो संसाधन है उन संसाधनों को देखते हुए फर्टिलाइजर के लिए हमारे को हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर तो रहना पड़ेगा। इस समय वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हमारे पूरे बाहर से आते हैं। पोटेशियम का जो फर्टिलाइजर, म्यूरेट ऑफ पोटाश, मान लीजिए कि पूरा 100% हमारा बाहर से है। इसके अलावा डीएपी में भी हमारी बाहर के ऊपर निर्भरता बहुत अधिक है, क्योंकि जो रॉक्स की ज़रूरत है वो रॉक्स हमारे पास नहीं है तो उनकी वो क्वालिटी नहीं है। वो मतलब वो जो निसर्ग ने दिया हुआ, नेचर ने दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ, उसके हिसाब से है, उसमें किसी का दोष नहीं है। तो जिनके पास, जिन कंट्रीज़ के पास में वो संसाधन, नैसर्गिक संसाधन अधिक है, वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पास नहीं है इसलिए हम इम्पोर्ट करते हैं। भारत ही करता है ऐसा नहीं है, और देशों के पास भी इसके लिए कोई और चारा है नहीं। तीसरा, जो इंटरमीडिएट्स है, कुछ एसिड्स है जो हमारे देश में हम बनाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेंगे। कोई चीज़ जो हम बनाते हैं तो जब कॉस्टली पड़ती है तो उसको हम इम्पोर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हमारा डिपेंडेंस कुछ चीज़ों के ऊपर बाहर रहेगा। तो आत्मनिर्भरता तो हमारी होनी चाहिए, आत्मनिर्भर हम होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली बाहर पाई जाती है उसकी तो हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये भले ही हम ये 73% हमने अपने बना लिया, लेकिन फिर भी हमारी चिंताएं बरकरार है। कभी चाइना हमको कुछ बोल देता है, कभी यूक्रेन रशिया वॉर के कारण हम अफेक्ट होते हैं, कभी मिडिल ईस्ट, हम ही होते ऐसे नहीं, दुनिया का सारा फर्टिलाइजर सेक्टर अफेक्ट होता है। तो इसका अल्टरनेट क्या है डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे? अल्टरनेट इसमें यह है कि आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं ना,
वो सिर्फ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा कुछ विधाएं हैं, जैसा आपने कहा कि मैं एक कृषि वैज्ञानिक भी हूँ। कृषि की कुछ विधाएं हैं जिसको अब प्रमोट करने की अत्यंत आवश्यकता है, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हालांकि बहुत सालों से इसके बारे में हम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के पास एक अलग से डिवीजन है, INM डिवीजन कहते हैं, जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाता है, ये सारी चीज़ें करता है। उनकी जो रिकमेंडेशन होती है तो उसमें इंटीग्रेट किया जाता है चीज़ों को। मिनरल फर्टिलाइजर के अलावा उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक्स की सप्लाई। आप देखेंगे कि जितने कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो सिफारिशें की है, मिनरल फर्टिलाइजर की जो सिफारिश की है, उसमें +10 टन पर हेक्टर FYM ये सिफारिश होती है। तो उसका पहला पार्ट तो हम ले लेते हैं, दूसरे पार्ट को हम भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया। ओरिजिनल सिफारिश जो थी वो ये थी कि आपको 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश, लेकिन उसको याद रखा हमने, +10 टन पर FYM, 10 टन पर हेक्टर FYM फार्मर मैन्योर, इसको हम भूल गए। तो उसके चलते ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बहुत नीचे नीचे आ गया। उसको मेंटेन करना जरूरी है और उसको मेंटेन करने के लिए मिट्टी में संतुलित पोषण की अत्यंत आवश्यकता है, जो कि संतुलित फर्टिलाइजर्स के द्वारा हो सकती है, मैनर्स के द्वारा हो सकती है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के द्वारा हो सकती है, बायो फर्टिलाइजर के द्वारा हो सकती है और नेचुरल फार्मिंग के द्वारा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर भी जाने का इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 जनवरी को यूपी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले जितने भी सब्सिडी के बगैर उर्वरक है वो और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं बिकेंगे। तो आप इसका भी कुछ इम्पैक्ट देखते हैं एग्रीकल्चर पे? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश एक कृषि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश की कृषि बड़ी अलग तरीके से, किसान बड़े अच्छे तरीके से खेती करते हैं। सौभाग्य से मिट्टी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। जो क्लाइमेट है उसका भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता। तो कृषि प्रधान देश तो सारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश खास तौर से कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। उत्तर प्रदेश में ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरह के आदेश निकाल करके शायद हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि नॉन सब्सिडाइज्ड के नाम से अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। कुछ फसलें ऐसी जैसे शुगर कैन है या पोटैटो है, जो उत्तर प्रदेश की खास फसलें हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व चाहिए पड़ते हैं जो NPK के अलावा भी आवश्यकता है। जब आप नॉन सब्सिडाइज बोल देते हो तो उसके अंदर सारा कुछ आ गया ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नॉन सब्सिडाइज्ड वाली सारी चीज़ें खराब नहीं है। आप खराब चीज़ों को रोकना चाहते हो या नॉन सब्सिडाइज को? मतलब आपको लगता है कि उनको श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए? बिल्कुल, उसको समझना चाहिए, श्रेणीबद्ध करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मिट्टी के लिए आवश्यक है, फसल के लिए भी आवश्यक है और संतुलन बनाने के लिए भी आवश्यक है। उनको इस तरह से बैन करना ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनचाहे ढंग से अंधाधुंध तरीके से जो चाहे बेचना चाहे वो बेचे, ऐसा नहीं। अगर किसानों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। FAI सारे अखबारों में निकालता है, सारे अखबारों में हमने छापा है, एडवाइजरी इशू की है कि जो भी डीलर या जो भी कोई ये पाया जाता है कि ये ज़बरदस्ती कर रहा है किसानों के ऊपर कि ये खरीदो, इसके साथ ये खरीदना ही ज़रूरी है, इस तरह की ज़बरदस्ती अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। FAI खुल के सामने आता है उसमें। लेकिन इसका मतलब अगर कोई यूज़फुल चीज़ें बैन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खेती है उसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अत्यंत आवश्यकता है फसलों को, क्योंकि फसलें उस तरह की है। पोषण युक्त फसल अगर चाहिए तो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें। और दुर्भाग्य की बात है कि हम जब मिट्टी के हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि NPK का बैलेंस खराब हो गया। अब जब NPK के अलावा और कुछ आप बेचोगे ही नहीं, किसान को कुछ दोगे ही नहीं, उसको बाध्य कर दोगे कि NPK ही खरीदो, तो फिर तो किसान उस अनुपात को कभी ठीक ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि NPK के नाम से जो सबसे सस्ता है वो यूरिया है, तो अधिक से अधिक यूरिया इस्तेमाल करेगा और फास्फोरस का कम इस्तेमाल करेगा, पोटेशियम का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो मिट्टी का स्वास्थ्य गया, मिट्टी को तो मिल गई मिट्टी में, ऐसा है। तो मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर साहब का कहना है अगर हमने मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिएंट्स जो कि सब्सिडी में नहीं मिलते हैं उनके लिए किसान को अतिरिक्त बाहर से इंतजाम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत आभार। तो देश के किसानों के लिए अभी नहीं है कोई चिंता की बात, खरीफ तक का इंतजाम बराबर है, लेकिन क्या होगा रबी फसलों का, उसको लेकर अभी से
पेशानी पर पड़ रहे हैं बल। अमर उजाला से मैं पूनम मेहता द्विवेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।